जहां अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर हिंदी दिवस पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन को भी ये पता था कि कर्ण अगर हमारे साथ है तो महाभारत जीती जा सकती है, कर्ण नहीं है हमारे साथ तो दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने पर पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सपा इसलिए भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए मानक देखेंगे तो छोटे राज्यों में जल्दी बन सकती है। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी भी चुनावी रैली को संबोधित करने डोडा पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सब ये डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। यहां आने के लिए आपने घंटों सफर किया है, इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं दिख रहा है और चारों तरफ जोश ही जोश है। आपके इस प्यार में दोगुनी तिगनी मेहनत मैं कर चुकाऊंगा। हम और आप मिल करके एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हंगामा बोला और जम्मू कश्मीर साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। साथियों, ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए
आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। ये 3 समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया। ये वहीं डोडा में पीएम मोदी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भाजपा को इन परिवारों में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। 6 साल पहले भाजपा का पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। चुनाव के दौरान उन्हें खराबी नजर आ ही जाती है। अगर भाजपा की संख्या कम पड़ी और पीडीपी ने उन्हें फिर से मदद करने का फैसला किया तो उन्हें पीडीपी में कोई कमी नजर नहीं आने वाली। अगर जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए पीडीपी के साथ, तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब काफी अनसर्टेनिटी है, हालात खराब है, काफी एनकाउंटर्स अभी भी चल रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है।
वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब जो मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लग रहा है कि लोग उस पर वोट देंगे? उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। जब बीजेपी को इन फैमिलीज वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज बड़ी संख्या में कई पार्टियों से नेतागण हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सुखविंदर शयोरान, जयप्रकाश अग्रवाल और उनकी टीम कांग्रेस में शामिल हुई है। आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आज जो बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेतागण, अन्य पार्टी से पदाधिकारीगण कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई सुखविंदर शयोरान मांडी जी, जो पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, उनकी बहुत बड़ी टीम, इसके साथ साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री करनाल से, वो भी भाजपा छोड़कर, ये उनकी पूरी टीम, और बहुत से जो पदाधिकारी जो शामिल हुए हैं, जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष गुड़गांव से शिवचंद जी सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम। और तो ये संकेत है इस बात का कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, जो इतनी लगातार ज्वाइनिंग हर क्षेत्र से, हर वर्ग से कांग्रेस पार्टी में भाजपा छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, वो संकेत है और सबका हम स्वागत करते हैं। तीसरी बार सरकार बना रही है, लगातार दावे करते हुए नजर आ रही है। देखिए, आज हरियाणा का जन जन जानता है कि हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। सर, पीएम मोदी आज कश्मीर में थे, वहां से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टीम के द्वारा एक जर्नलिस्ट का इंसल्ट किया गया अमेरिका में, कैसे देखते हैं इसको? बुराइली में ये बात कर, देखिए, वो आत्ममंथन करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। तीसरी बार सरकार में केंद्र में, लेकिन अपने काम बताने के बाद आज भी वो अपने भाषण में केवल राहुल जी पे निशाना साध रहे हों, और ऐसे ही हरियाणा में अपने काम बताने के अलावा वो केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता विकास और शांति चाहती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। लोग जम्मू कश्मीर में डबल इंजन वाली सरकार ही चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कांग्रेस पर रस्सी जल गई पर बल नहीं गया का बयान देने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि कर्मचारियों, अधिकारियों और सभी के लिए संविधान एक जैसा है। यदि किसी कलेक्टर से जनता मिलना चाहती है तो कलेक्टर को जनता से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार करके एमपी और कलेक्टर का ट्रांसफर कर रही है। क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है और मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं? कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, संविधान के अनुसार एक नौकरशाह है, जनता के प्रति उसकी जवाबदारी है। अगर कोई कलेक्टर अगर आम जनता से नहीं मिलना चाहता है, अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं मिलना, तो क्यों नहीं मिलना चाहे कलेक्टर? ये जवाबदारी है। उल्टा मुख्यमंत्री जी को आदेश करना चाहिए कि आम जनता से कलेक्टर मिले। रही बात कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग कैसे हो रही है, सबको पता है। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कहाँ जब पैसे देके। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर पलटवार को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सवाल करते हुए कहा कि जनता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनौती हैं, तो क्या विपक्ष को सवाल करने का अधिकार नहीं है? यदि विपक्ष सवाल करती है तो मुख्यमंत्री इतना नाराज क्यों होते हैं? जीतू पटवारी ने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया जैसे शब्द मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जनता चुनती है पक्ष और विपक्ष, हमें जिम्मेवारी दी विपक्ष की। अब लोकतंत्र के इस तकाजे को रस्सी और बल में बताएंगे, ये शोभा नहीं देता है मुख्यमंत्री जी को। एक मुख्यमंत्री की भाषा लोकतंत्र में विपक्ष के सम्मान की होती है। हमने सवाल किया है कि 9 महीने में आपने वचन पत्र का कितना वादा निभाया, एक भी नहीं। तो फिर अगर जनता का ये सवाल विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? आखिर आपने कर्ज, क्राइम और करप्शन का प्रदेश बना दिया, चेहरा बना दिया, माफियाओं का राज मध्य प्रदेश में हो गया। तो ये विपक्ष की आवाज़ नहीं उठे तो कौन उठाए? मुख्यमंत्री जी जरूर हमारे सवाल आपको बुरे लगते हैं, पर प्रदेश को अच्छे लगते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार का पर्याय मध्य प्रदेश क्यों है, क्या कारण है? छोटे स्केल पे बिना दलाली से, बिना करप्शन से कोई काम नहीं होता। तो आखिर अद्भुत और अकल्पनीय करप्शन है, और एनसीआरबी के आंकड़े भी बोलते हैं सबसे भ्रष्ट राज्य मध्य प्रदेश है। तो फिर इसका उत्तरदायी आप नहीं है तो कौन है? मैं मानता हूँ ये सवाल हम करते रहेंगे, हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री जी को सभ्य और संस्कारित भाषा बोलनी चाहिए, उनसे आग्रह है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश वहीं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की मध्य प्रदेश प्रभारी सुनीता गवांडे और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष बेबा पटेल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देश और दुनिया में अपनी पहचान रखने वाली अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का 15 सितंबर को 40वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यह स्थापना दिवस मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। साथ ही इस दिन महिला कांग्रेस संगठन की नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी और महिला कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा नारी न्याय और महिला सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया जाएगा। पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का आभार मानती हूँ। हमारे जो अभियान चल रहा है उसको सुनने के लिए और प्रसारित करने के लिए आप लोग आए हैं। कल 15 सितंबर 2024 को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस है। उसको 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो स्थापना है 15 सितंबर 1984 में हुई थी, और जहां इसलिए हुई थी कि महिला कांग्रेस जो है इसका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक करण को बढ़ावा देने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए महिला कांग्रेस की स्थापना की थी। दूसरा, हमारे हम जो लॉन्च कर रहे हैं, पहली वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं कि महिला सदस्यता बने। और तीसरा जो है, कल हमारी पहली बार महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, और जो वेबसाइट है वो भी कल ही लॉन्च हो रही है। हम उसकी आप लिंक प्रसारित करें। महिला दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस महिला सदस्यता अभियान प्रारंभ करने जा रही है। ये सदस्यता 100 रुपए की होगी और ऑनलाइन, ये सदस्यता पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसे कोई भी महिला, हम कल सभी जिलों में एक साथ हमारी सदस्यता कल प्रारंभ होगी। जिलों में जिला अध्यक्ष हमारी सदस्यता करवाएंगी और यहाँ पर कल हम लोग यहाँ पर सदस्यता प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें एक लिंक होगी, लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट होगा और उसके बाद उसी वक्त जब पूरा भुगतान हो जाएगा तो सर्टिफिकेट तुरंत किसी भी महिला को प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी प्रक्रिया है। और इसके साथ ही हमारा एक और उद्देश्य है, कल जो वेबसाइट लॉन्च हो रही है वो भी इसीलिए हो रही है कि महिलाओं को क्या अधिकारिता है, महिलाएं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में किस तरीके से काम कर रही हैं, इस सब की जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी ने कल वेबसाइट प्रारंभ करने का निश्चित किया है। कल यहाँ पर आप सब लोग भी आमंत्रित हैं हमारी सदस्यता अभियान की शुरुआत के लिए, कोई कवरेज के लिए, और आप सब से मैंने ये निवेदन करती हूँ कि कल आप आएं और हमारे सदस्यता अभियान को सही। वहीं यूपी का बिजनौर जिला इन दिनों गुलदार के आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर है। गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में अचानक दीवार फांदकर गुलदार स्कूल में दाखिल हो गया। गुलदार को देख स्कूल के स्टाफ ने क्लासरूम में दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई, लेकिन घबराहट में स्कूल की रसोईया गुलदार को देखकर गांव की तरफ भागने के दौरान चोटिल हो गई। हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। गुलदार के खौफ के मारे स्कूल में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया, बल्कि
टीचर स्कूल में जरूर मौजूद हैं। ये है बिजनौर का सरकारी प्राथमिक विद्यालय ईशापुर, जहां 88 छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, जहां टीचर का स्टाफ है। बेतहाशा बारिश होने की वजह से डीएम बिजनौर ने बीते कल यानी कि 13 सितंबर को बच्चों की छुट्टी कर दी थी, जबकि टीचर की स्कूल में उपस्थिति होना अनिवार्य था। कल दोपहर 1 बजे के आसपास जंगल से होता हुआ गुलदार स्कूल की दीवार फांदकर स्कूल परिसर में दाखिल हो गया। जैसे ही टीचर की नजर गुलदार पर पड़ी तो फौरन टीचर स्टाफ दौड़कर क्लासरूम में घुस गई और गुलदार जो है उसके गेट पर ही खड़ा रहा और गुलदार का खौफ पूरे गांव में इस वक्त फैला हुआ है। स्कूल में हैं बच्चे तो आए नहीं थे, हम खाना बनाने वाले हैं, तो जैसे गुलजार देखा हमने वही। सर यहाँ पर हमें कुछ सुबह 9 बजे से ही कुछ घुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, बल्कि सबसे पहले मुझे ही आई थी 2 बार। बिल्कुल एक बार तो हमें लगा कि शायद वहम होगा, लेकिन 2 बार और बिल्कुल इतनी साफ आवाज़ें थी कि वो कहीं बिल्कुल आसपास से ही आवाज़ें थी। फिर हमने थोड़ी देर बाद हमें सुहाट दी कि बच्चे नहीं थे, बिल्कुल शांत था माहौल स्कूल का, तो हमने दरवाजे बंद करके एहतियात के तौर पे हम अंदर बैठ गए तीनों और हमने रसोइया को भेज दिया घर पे, क्योंकि खाना बनना नहीं था जी। और फिर थोड़ी देर में सर करीब 1-2 घंटे बाद में हमारी आवाज़ें प्रॉपर ऐसे ही आई जा रही थी बार बार। हमने आसपास वालों को, साथ वालों को फ़ोन भी किया कि हाँ स्कूल में गुलदार है, लेकिन हमारे किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि हम गेट खोल के वॉशरूम तक भी जा सकें। तो फिर सर हमने थोड़ी देर बाद में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कुछ चीज़ आ रही है, तो मैम ने कहा कि शायद कुत्ता होगा। मैम ने तो ऐसे मतलब हमें वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर सब पंजों के निशान बिल्कुल मतलब ऐसे आ रहे हैं और फिर पूरी तेज जब गुर्राने की आवाज़ आई तब हमारे बिल्कुल मतलब होश उड़ गए। तो हमने सर गेट पे, प्रीति मैम तो गेट पकड़ के बैठ गई अंदर से, और फिर सर मैंने वीडियो भी खोली, लेकिन हम सर इतने हड़बड़ा गए हम कि वीडियो का बटन ऑन नहीं कर पाए और बस हम उसे मतलब कैमरे को ऐसे लेके बैठ गए। विंडो से हमने कोशिश भी की और सर जितने गाँव वाले आए, रसोइया लेके आई गाँव वालों को, जितने वो इधर की तरफ से पीछे खेत में भाग गए। वहीं हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बिजनौर से मनोज चौधरी जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आज ये जो गुलदार है इसने एक स्कूल पर जो है हमला करा है, टीचर्स जो हैं उनको ये गुलदार देखा गया है, तो क्या माहौल है वहां का? जी जी, बिजनौर जिला इन दिनों गुलदार के आतंक के साए में जीने पर मजबूर हो रहा है। अभी तक तो यहाँ पूरे जिले में ये था कि गुलदार से किसान जो खेत में काम करते थे या मजदूर, मतलब वही इससे सहमे हुए थे, लेकिन अब गुलदार जो है वो गांव में भी देखे जाने लगे हैं। और रात में जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह में तो गांव में किसी में अभी गुलदार कैद है, लेकिन अब तो सरेआम, जैसे कि स्कूल में जिसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं उसमें सरेआम आना तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और पूरी तरह से जो आसपास का माहौल जो है ना वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है और पूरे जिले में गुलदार का काफी आतंक फैला हुआ है। जी मनोज जी, एक ही गुलदार दिखा गया है या फिर और भी जो है वो नजर आए हैं? जी, बिजनौर की जो 5 तहसील है, 5 तहसील में अधिकतर गुलदार का आतंक है और कोई तहसील ऐसी नहीं है जहां पर आए दिन कोई ना कोई, अधिकतर जो है ना गुलदार जो है ना किसी को मौत के घाट उतार रहे हैं और काफी आतंक मचा हुआ है। एक नहीं, बहुत गुलदार हैं, जिसे जो वन विभाग है वो पिंजरे में कैद भी करते हैं, पिंजरे में कैद भी होते हैं और ये पता नहीं कहाँ पे जंगल में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत गुलदार है। जी, मनोज चौधरी जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ ही मनोज चौधरी जी जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से बिजनौर में जो गुलदार का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।